जो मांगे दे देना, उससे पेपर ले लेना। नहीं, अब देखो एक क्वेश्चन दिया है कि इफ रेड, यहां से रेड कलर की लाइट है और वॉयलेट कलर की, दोनों एक ही एंगल पर आ रही हैं, रेड भी आ रही है और वॉयलेट, तो यहाँ पर दोनों के एंगल अलग अलग बन रहे हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं जाएगा, रेड ऐसे जाएगी और वॉयलेट ऐसे जाएगी कि नहीं? तो किसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा सौम्य और किसका कम होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं, रेड का रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा और वॉयलेट का कम होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको R कहा गया है और इसको क्या कहा गया है? V. So which is more, R और V? R is greater than V. तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? B. B इस तरह। बोलो, बात समझ आ गई? यही आंसर है, पीछे जो भी हो। हाँ। अब अगला देखो, कुछ चीजें अवर एनवायरनमेंट में बाकी होती हैं। कहाँ से इसमें B है, इसमें B बड़ा ज़्यादा होता है, इसमें पीछे इसमें ज़्यादा है। हाँ, V भी है। आ रही है ना। नाउ अब देखो, कुछ चीजें हम लोगों ने देख ली थी। अवर एनवायरनमेंट पहले कंप्लीट कर दें। वैसे तो सैंपल पेपर कराना था, लेकिन ये चैप्टर बचा है तो कुछ लोग कहेंगे कि इसे कंप्लीट कर दो। अवर एनवायरनमेंट, सो देखिए, एनवायरनमेंट इंक्लूड्स आवर सराउंडिंग like air, water body, all organisms such as plants, animals, human being and microorganisms. Environment को define करो. Environments include all organisms, microorganisms, plants, आप बोलो क्या गलत बताया मनीष इन्होंने? आप बताओ डेफिनेशन सही। Our environment. बोलिए पीयूष। All the abiotic and biotic factors which abiotic में our environment includes physical surrounding along with the organism, plants living around us. समझ में आ गई बात? Physical surrounding और साथ में ये भी इन्होंने ठीक कहा था, abiotic and biotic, ठीक है, elements around us which exchange materials with us is called our environment. अब देखिए, what does it mean by biodegradable substance? The substance which can be decomposed, but decomposers can be broken into simple inorganic Substances. So those substance, ठीक है, biodegradable substance का क्या मतलब है? Those substance which during a time span, ठीक है, get decomposed into simple, ये inorganic substance, जरूरी नहीं है कि वो ऑर्गेनिक ही हो। जैसे मैं कहूँ ग्लास, तो ग्लास में कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो हम ये कह सकते हैं दे डिकम्पोज इनटू सिंपल मॉलिक्यूल, दे ब्रेक डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स एंड कम अंडर रिसाइकलिंग। जैसे हमारा है कि नेचर का क्या है, बायो जियोकेमिकल साइकिल्स, सो दैट इज कम्स अंडर कंप्लीट इट्स साइकिल। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो साइकिल नहीं कंप्लीट कर रही, वो फंस गई हैं, हम उनको यूज तो करते जा रहे हैं लेकिन वो हम नेचर को दे ही नहीं पा रहे हैं, तो फंसती जा रही। जैसे ग्लास में डाली और फंस गई, अब वो कभी भी नेचर को नहीं मिलेगी। तो ऐसे चीज में फिर वो क्या हो गया, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस आर दोज सब्सटेंस which can be broken down by the bacteria or decomposers into simple substance and handed over to nature again and complete their cycle of nature, है ना, natural cycles are called biodegradable substance, while others which do not decompose under a period of time span are called, जैसे ग्लास हो गया या ऐसा मेटल हो गया, वो सब नहीं होते हैं। अब देखिए DDT, so is it biodegradable or non biodegradable? Non biodegradable। DDT का फुल फॉर्म बताओ। चलो अच्छी बात है। साक्षी, बताने दो। हाँ
वो नहीं बता पाएगी तो तुमसे पूछेंगे। आप बोलो सृष्टि, आप बोलो। डाइफिनाइल डाइथाइक्लोरोइथेन। चलो कोई बात। सो DDT लिखिए, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, दैट इज DDT इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, एंड इट इज कार्सिनोजेनिक इन नेचर। इसका क्या मतलब है? कार्सिनोजेनिक इन नेचर, यानी ये हमारे बॉडी में कैंसर प्रोड्यूसिंग है, कार्सिनोजेनिक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इथेन है ये, और इथेन में डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, जैसे ये डाइक्लोरो है और इसी में 2 फिनाइल लगे हैं, ये देख लो। सो ये कुछ नहीं है, ये बेंजीन का मॉलिक्यूल है, और हमने आपको बताया था बेंजीन में से अगर एक H निकल जाए तो वो कौन सा ग्रुप होता है? C6H5 क्या है? फिनाइल। तो ये फिनाइल ही रहेगा, एक तरफ H निकल के Cl लगा है और एक इधर का भी H निकला है तो C में लगा है, तो वास्तव में ये C6H4 है, 2 H निकले ना इसमें से। अब देखो, तो ये 2 क्लोरीन है, तो ये इन दोनों पर लगे हुए हैं। ये अगर हमारे मॉलिक्यूल में ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है। वास्तव में इसका एक्चुअल नेम है पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल। और फिर इसके बाद इनमें 3 क्लोरीन लगे हैं, देखो, एक Cl, 2 Cl और इसके अलावा एक और Cl यहाँ पे, और फिर बाकी एक H लगा है। देखो तुमसे क्या बताया? ऑर्थो यहाँ से लिया जाएगा, ये फंक्शनल ग्रुप है ना, तो इससे ये तो 1 2 3 कर लो गिनती। यहाँ जो अलग से बेंजीन ग्रुप है ना, रिंग, तो इसकी यहाँ से गिनती शुरू, जो लिखा इस कार्बन की गिनती नहीं होती है, ये इसका नंबर 1 है, ठीक है। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो ऑर्थो, क्या पोजीशन है बोलो इसके इमीडिएट, और ये मेटा, और ये क्या है? पैरा। तो इसका एक्चुअल नेम क्या हो गया? पैरा इसकी लोकेशन है, पैरा पैरा, 2 पैरा रहेंगे नहीं, ऑर्थो मेटा, और ये बोलो क्या है? तो बोलो पैरा पैरा डाइक्लोरो, 2 लोकेशन लिख दी ना, तो पैरा पैरा, और फिर यहाँ क्या लिखोगे? डाइक्लोरो, ये नंबर माना जाएगा, पैरा को भी नंबर माना जाएगा, जैसे 1 2 लिखते हो, तो पैरा पैरा डाइक्लोरो। अर्पिता आगे जरा बोलो, तो पैरा पैरा बोल दिया और डाइक्लोरो, आगे यहाँ भी तो आओ जरा। चलो, ऑर्थोमेटा से लेना देना नहीं है, पैरा पैरा डाइक्लोरो हो गया। अब ये दोनों क्या है? डाइफिनाइल डाइफिनाइल। अगर पैरा पैरा नहीं याद रख पाते हो या नहीं समझ पाते हो तो भी इतना तो बोलना है, ये आता है एग्जाम में। तो डाइक्लोरो डाइक्लोरो डाइफिनाइल, हमने उसकी लोकेशन भी बता दी, तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल। अब जरा बताओ ट्राइक्लोरो, और ये क्या है? सही है, तो ट्राइक्लोरो इथेन, ये चीज होता है। तो ये जो भी है, इट इज एन इंसेक्टिसाइड, दिस इज इंसेक्टिसाइड यूज्ड टू किल पेस्ट्स और इंसेक्ट्स। हाउएवर ड्यूरिंग रेन इट अल्टीमेटली क्या होगा? गोज टू नियर बाई वाटर बॉडीज। मान लो वहां से जाएगा, वॉश आउट एंड गोज टू नियर बाई वाटर बॉडीज, देयर स्मॉल फिश कंज्यूम इट, स्मॉल फिश आर कंज्यूम्ड बाई लार्ज फिश एंड लार्ज फिश आर कंज्यूम्ड बाई ह्यूमन। तो इससे क्या होगा? इट इज नॉट डिग्रेडेड अप टू 60 ईयर्स, 60 ईयर्स तक नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से जो छोटी मछली खाएगी तो उससे बड़ी मछली तो कई छोटी मछलियां खाई जाएगी। सो द परसेंटेज ऑफ दिस ये जो इंसेक्टिसाइड है इंक्रीजेस एज वी गो हायर ऑन ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, एंड इट इज एक्यूमुलेटेड इन हायर परसेंटेज एट हायर ट्रॉफिक लेवल। दिस इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। तो लिखो DDT, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या है? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, दो सब्सटेंस which when remain loitered, जो जमीन में बिखरे पड़े हो,
loitered remain loitered in surrounding are decomposed by बैक्टीरिया उन्हें डिकम्पोज कर दिया, डिकम्पोजर बाई बैक्टीरिया। वो हाँ ये क्या लिखा है, ये our environment DDT is non biodegradable, it is कार्सिनोजेनिक, कैंसर प्रोड्यूसिंग। ये क्या है? कैंसर प्रोड्यूसिंग। जितना पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड, इसीलिए तो लोग कहते हैं कि हम जो है ऑर्गेनिक सेब खा रहे हैं, 300 रुपए का एक है। अमिताभ बच्चन ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज ही नहीं डालता। नीम की खेती, नीम के तेल का स्प्रे, और उससे जो सेब मिलता है वो ऑर्गेनिक सेब है। तो सभी जितने भी आप देखो, जिससे कि उनको कोई किसी तरीके की बीमारी ना हो, वरना हम लोग जो है इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड वाला डालते हैं। अब जरा देखिए, दीज आर डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ठीक है, जो डिकम्पोज कर दी जाए इनटू सिंपलर सब्सटेंस, वी आर ब्रोकन डाउन, आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, लाइक पेपर हो गया, ये सब चीजें। अब ये देखो, तो ये हो गया डी और डाइफिनाइल का डी और ट्राइक्लोरो का टी, DDT। रिपीट करो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DDT? डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरोइथेन। ट्राइक्लोरोइथेन। सो इट रन ऑफ, it is an insecticide which run off to nearby water bodies due to rain. तो DDT क्या है? It is an insecticide, insects का किलर है, which run off to nearby वाटर। अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन, तो लिख देना दोज नॉन बायोडिग्रेड, देखो सुनो फिर बोलना, दोज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, बायोडिग्रेडेबल नहीं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस विच वंस एंटर इन फूड चेन, इट्स कंसंट्रेशन गोज ऑन इंक्रीजिंग अप टू हायर ट्रॉपिक लेवल, इट इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन और जैव प्रवर्धन। इसी को जैसे जैसे हम ऊंची आहार श्रृंखला में पहुंचते जाते हैं, जिसकी प्रतिशत मात्रा बढ़ती चली जाए, उसी को तो जैव प्रवर्धन कहा जाएगा। सो एक बार अब रिपीट करो, non biodegradable substance which once entered a trophic level, its concentration goes higher as trophic level goes higher. बहुत अच्छा, पूरी बात कह दी मैंने। सो दिस इज कॉल्ड बायो, बोलो बात समझ आ गई पूरी? अब हम आगे बढ़ेंगे। Which run off near is and eaten by small fish. Small fish उनको कहाँ जाएंगी? Which are eaten by large fish. If human consumes this fish, then it enters into human body, and these fish, चाहे आप रोहू, कटला, मृगाल या सिल्वर कार्प, कोई भी मछली खाएं, अलग अलग मछलियां हैं, महंगी सस्ती, तो इस तरीके से, एंड दीज फिश आर ईटन बाय ह्यूमन। अब ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ DDT, एक बड़ी मछली जिंदगी भर न जाने कितनी मछलियां खा जाएगी। सो द कंसंट्रेशन ऑफ DDT increases as we go higher in trophic level। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे trophic level, it is called biomagnification। तो वैसे तो हमने बता दिया, जैसे अभिषेक वाली डेफिनेशन लिख सकते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की जो परसेंटेज है या कंसंट्रेशन है बढ़ती चली जाती है। अब देखिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर मेजर पॉल्यूटेंट इन अवर atmosphere. These remain loitered here and there for a long period of time,
दे डिस्ट्रॉय द सेरेनिटी और ब्यूटी और प्रिस्टिनिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। एक तो यही है, हमारे ये जो पर्यावरण की सुंदरता को भी खराब करते हैं और मिट्टी के जो टेक्सचर को भी खराब कर देते हैं। सर एक बार वो क्वेश्चन बता दीजिएगा, हम्म? जैसे व्हाट इज ओजोन एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड एंड हाउ इट प्रोटेक्ट्स, Sure. ऐसा आया तो था। अब आगे बढ़ते हैं, इतनी बात तो तुमको पता चल गया। ओके, एक और चीज देखो, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम इज सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। सेल्फ सस्टेन, सेल्फ कंटेन भी कह सकते हैं, सेल्फ सस्टेन यूनिट ऑफ लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। ठीक है, फिर से रिपीट करो तो इसका मतलब समझाए। self-sustained of living things. सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट, एक ऐसी यूनिट जो Self-sustained unit of living things and non-living things. यूनिट ऑफ लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, जो सेल्फ सस्टेन्ड हो, जिसकी सतत पोषणीयता हो, आपस में एक्सचेंज करें, दे कंटिन्यूली एक्सचेंज मैटर फ्रॉम ईच अदर, दे ओनली टेक दस एनर्जी सोर्स एज सन, अदरवाइज दीज आर सेल्फ, उनके अपने पौधे हैं, पानी ले लो। समझ आया? सो सेल्फ कंटेन्ड यूनिट। तो जैसे इकोसिस्टम में क्या क्या हो सकता है? क्या फॉरेस्ट हो सकता है? सेल्फ अपने आप में वो सस्टेन भी करती, बाहर की सब चीजें मिटा दो तो तुम्हारा बगीचा फिर भी Sir, रहेगा, अगर वो man-made कंटेन्ड भी है, सेल्फ कंटेन्ड। दोनों में अंतर है। जो सेल्फ कंटेन्ड है लिविंग थिंग, उसके अपने लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन वो अगर क्या वो सस्टेन कर पाएगी खुद को? जैसे तुम्हारा एक एक्वेरियम है, वो खुद को सस्टेन नहीं कर पाएगा। अगर जैसे भारत है, भारत को इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। गांधी जी ने कहा था हमें सतत पोषणीय विकास चाहिए कि पूरे विश्व में भी कंगाली छाई हो, तब भी अगर हम सस्टेन कर सकें, अगर हम अपने अंदर सब चीजें, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास। एक्वेरियम नहीं कर सकता क्योंकि उसी में फिश जो है वो शिट करेंगे, सब कुछ करेंगे और वो पानी को गंदा कर देंगे, उनके और कोई कंज्यूमर और डिकम्पोजर तो आपने डाले नहीं है, तो वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो वैसे तो सेल्फ कंटेन्ड, कंटेन्ड लिखना ठीक रहेगा, सेल्फ कंटेन्ड लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, क्योंकि अब जैसे एक्वेरियम तो सस्टेन नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी वो इकोसिस्टम है, तो हम यहाँ लिखे सेल्फ कंटेन्ड। वो आर्टिफिशियल नेचुरल आ गया। कुछ सस्टेन कर ले जाएंगे, लेकिन जू है, जू एक इकोसिस्टम है, लेकिन क्या वो सस्टेन कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। तो कुछ जो हमारे द्वारा बनाए गए मैन मेड इकोसिस्टम है, वो सेल्फ कंटेन्ड तो हैं भाई, उसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन सेल्फ सस्टेन्ड नहीं है, उनको बाहर से आहार चाहिए। तो आप लिख देना सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। नेचुरल इकोसिस्टम्स आर सेल्फ सस्टेन्ड while man-made ecosystems are not self-sustained। जो खुद चल सके ना, चल थोड़ी ना पाएगा। ये चीज सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि हम सस्टेन कर सकते हैं। सबको देखो कोरोना हो गया, आई एम सेल्फ सस्टेन, मैंने बचा रखा। ये चीज होती है कि नहीं? सस्टेनेबिलिटी। तो अब इकोसिस्टम के भी दो कंपोनेंट है, एक बायोटिक कंपोनेंट है, दूसरा क्या है? तो ये बायोटिक। तो चला देखो, इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट है, बायोटिक और एबायोटिक। एबायोटिक में जैसे एयर हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, यही सब हो गया। और जबकि बायोटिक कंपोनेंट, तो बायोटिक कंपोनेंट के तीन हैं, जैसे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर और डिकम्पोजर, ये सभी जीवित हैं, इसको माना जाएगा। प्रोड्यूसर विच प्रिपेयर देयर ओन फूड, सभी लोग जानते हैं, फ्रॉम ए सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो प्लांट्स आ गया, फाइटोप्लैंक्टन आ गया, इसमें कौन कौन आ गया? प्लांट्स, फाइटो प्लैंक्टन, और कभी कभी एल्गे भी लिख देना, क्योंकि नील हरित शैवाल जो पानी में काई जमी रहती है ना, ब्लू ग्रीन एल्गे, तो वो भी लिख देना, ब्लू ग्रीन एल्गे, ये सब इसमें आ गए। प्रोड्यूसर, इनको कोई खाएगा? जो काई होती है, जापानीज लोग उसकी टिकिया बना के खाते हैं, उनके पास खाने का समय नहीं, 8-8 घंटे जिंदा रहते हैं उससे, वो लोग खाना टिकिया खा ली, यही काई है, काई को सुखा लिया, टेबलेट बना खा, वो चीज़ है। तो ये सब हो गया। कंज्यूमर कौन हो सकता है? जो इनको खाए, विच कैन नॉट प्रिपेयर एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन इट। तो कंज्यूमर के कितने कैटेगरी है, जरा देखो। सर फाइटोप्लैंक्टन वाटर में डेवलप होता है क्या? क्या पानी में डेवलप हो, जो हल्की हल्की माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, जो जिनमें क्लोरोफिल पाया जाए, क्लोरोप्लास्ट पाया जाए, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होगा, खाना बनाएंगे।
फोटोसिंथेसिस करते हैं, पानी में तैर रहे हैं। उन्हीं को जो छोटे छोटे लार्वा तैर रहे हैं ना पानी के सरफेस पे, उनको खा जाएंगे। लार्वा भी तो अपना भोजन चाहते हैं, तो वो ज़ूप्लैंक्टन। तो अब देखो कंज्यूमर कितने तरीके के हैं। नाउ कंज्यूमर कई तरीके के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो अब हम इस कंज्यूमर के बारे में देखें। तो कंज्यूमर की डेफिनेशन तो अभी तक तुमको पता है ना कि हु कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, हाउ एवर दे डिपेंड फॉर देयर फूड नीड ऑन प्रोड्यूसर। तो एक प्राइमरी है, तो प्राइमरी सृष्टि बोलो कौन सा है, और सेकेंडरी कौन है? बोलो बोलो, आप बोलो। सेकेंडरी कौन है? आप बोलो। सृष्टि मतलब हर्बीवोर, ये स्मॉल एक तो प्राइमरी हुआ हर्बीवोर, जो इसको सीधा खाए। अब उसको जो खाए वो स्मॉल कार्निवोर, इसको जो खाए वो टॉप कार्निवोर। ठीक है। सो those who eat plants are eaten by some other organism. Those organisms are known as small carnivore. Those who eat flesh are eaten by some other organism. ठीक है। Those organisms are called top carnivores. That means prey is called, ये prey है, ये predator है। तो predator is top carnivore और prey। ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी। प्राइमरी की डेफिनेशन बताओ। Herbivores, डेफिनेशन बताइए herbivore। which eat only plants or ठीक है। Which eat only plants and depend for their food needs on plant only. Those organisms which eat plant eating animals are called small carnivore. है ना? जो घास फूस खाने वाले जानवरों को खाएं उनको स्मॉल कार्निवोर कहेंगे, छोटे मांसाहारी, और वे उच्च स्तरीय मांसाहारी, और इनको शाकाहारी, शाक भाजी खाते हैं। तो दैट इज स्मॉल कार्निवोर, टॉप कार्निवोर। हाँ ना, बोलो स्मॉल कार्निवोर की डेफिनेशन। दोज ऑर्गेनिज्म, बहुत अच्छा। दोज ऑर्गेनिज्म विच ईट स्मॉल कार्निवोर, those organism top carnivore, flesh eating animals। ये बोलो टॉप, टॉप है जैसे शेर है उसे कह दो टॉप। वो ऐसा है, वो ट्रॉपिक लेवल पे है। ठीक है। कौन कौन से, अगर उसके ऊपर कोई ना आए तो वो टॉप कार्निवोर है, राजा हो गया। जैसे गरुड़ हो गया, ईगल, वो टॉप में आ जाएगा। और बीच की सारी श्रेणी है अलग अलग, फिर उनके ट्रॉपिक लेवल है, कुछ 5 तक जाते हैं। लेकिन जो फ्लैश ईटिंग को खाएगा वो टॉप कार्निवोर में आएगा। और वल्चर जैसे डेड एनिमल्स को खाते हैं। क्या? वल्चर जैसे डेड एनिमल्स को खाते हैं। डेड एनिमल्स को खाएंगे तो वो क्या होंगे? दैट इज सेप्रोफाइट होंगे, मृतोपजीवी। अभी वो बता रहे हैं। इतनी बात समझ आ गई? अब जरा देखो, तो तुमको कंज्यूमर के बारे में तो पता चल गया। अब इसमें देखिए तीसरी चीज, ओमनीवोर भी हो सकता है। सो अगर हम देखें तो टॉप कार्निवोरस से ओमनीवोरस। दैट इज कंज्यूमर हर्बीवोर भी हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर भी कह सकते हैं। ये कंज्यूमर की एक और दूसरी भी चीज है, वो अलग डेफिनेशन। एक तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी है, और इसकी एक और 3 कैटेगरी है। दैट इज हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर। जैसे इंसान है, बिल्ली है, मिला तो चूहा नहीं तो दूध मलाई। तो दैट इज हर्बीवोर और कार्निवोर और ओमनीवोर। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। ओमनीवोर का क्या मतलब है? सर्वाहारी। और ये कौन है? शाकाहारी। और ये मांसाहारी, मांसाहारी। बात समझ में आ गई? कार्निवॉल का मतलब क्या है? जैसे ब्राजील में कार्निवल होता है, जो कार्नल प्लीजर के लिए हो, शारीरिक सुख के लिए करें, वो कार्निवॉल है। तो कार्न वर्ड से ही कार्निवोर है। और जो शरीर को ही खा जाए, कैनिबोल है ना। ऐसे इंसान है जो इंसान को ही खाता है।
नागा नहीं। अब देखो इतनी बात हो गई, अब आगे की बात करेंगे कि डिकम्पोजर्स। अभी बता रहे हैं। उनको कुछ चीजें भी नहीं आएंगी, तुमने चैप्टर पढ़ा नहीं ना, घर पर चली गई। देखो Vulture comes where in ecosystem flowchart? तो saprophytes are categorized where in ecosystem? saprophyte decomposers. तो saprophytes भी क्या है, वो भी उन्होंने कह दिया saprophytes, जो मृतोपजीवी हैं। तो वो हो गया। अब देखो these are decomposition of parasite. Parasites comes where in ecosystem? सर ये 15 में तो आते हैं, हाँ? इन्हें 15 में इंक्लूड नहीं करते ना। जैसे हम लोग अमरबेल, कस्क्यूटा, ये सब क्या है, पैरासाइट्स हैं। सो अब देखो पैरासाइट का देख लें, बुक में देख लेते हैं। चलो अब इतनी बात हो गई तो पैरासाइट भी कहीं इसी में आएंगे, क्योंकि वो किसी न किसी को कंज्यूम कर रहे हैं, वो लिविंग में से ले रहे हैं, तो इन्हीं में से कहीं आ जाएंगे पैरासाइट। वो भी हम पैरासाइट में जैसे प्लांट के सैप को कुछ पी रहे हैं अमरबेल, तो हम देख लेंगे वो कहाँ हैं, किसी न किसी में हमारे अंदर का खा रहे हैं, तो यहाँ भी आ सकते हैं, इन्हीं में से कहीं आएंगे। जैसे अमरबेल यहाँ आ जाएगी और टेप वॉर्म इधर आ जाएगा। लेकिन इसको क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट्स। डिकम्पोजर्स आर आल्सो नोन एज सेप्रोफाइट्स। तो सेप्रोफाइट्स है, प्राइमरी में हर्बीवोर आ गया, पैरासाइट। सेप्रोफाइट्स का क्या मतलब है, सेप्रस का मतलब है डेड, और जो फाइटा दैट इज एक फाइलम से आया है सेप्रोफाइट्स। तो दैट इज डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या रिमेन अलाइव, ये फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स। ठीक है, वल्चर्स आर कमिंग अंडर दिस। दीज में बी माइक्रोस्कोपिक, ये छोटे भी हो सकते हैं जो डेड एंड डिकेइंग में हो, या फिर वल्चर जैसे भी हो सकते हैं। दे ऑल कम इन अंडर दिस कैटेगरी। नाउ सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड तो इनटू सिंपल सब्सटेंस। डिकम्पोजर समझिए, डिकम्पोजर्स, वैसे डिकम्पोजर का मतलब है अपघटन करता, जो किसी चीज को अपघटित कर दे, डिकम्पोज कर दे। दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन complex organic substance present in dead and decaying animals into simple inorganic substance are called decomposers. Those microorganisms mainly bacteria ही होगा, bacteria which break down complex organic substance present in dead and decaying animals, dead and decaying। ठीक है,
plants and animals into simple inorganic substance, तो उनको क्या कहेंगे? आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स. तो दे कंप्लीट द फूड चेन, दे कंप्लीट द साइकिल ऑफ फूड चेन. क्या कंप्लीट करें? दे कंप्लीट द साइकिल, बायो जियोकेमिकल साइकिल. सो दे क्लीन अवर एनवायरमेंट. और क्या करेंगे? एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग. हाँ, कंप्लीट. ये कंप्लीट क्या करते हैं? बायो जियो केमिकल साइकिल ये करते हैं. कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो, ये अरहर की दाल का पेड़ है तो इसके रूट में रूट नोड्यूल्स हैं. तो वो क्या करेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देते हैं. एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन N2 लेते हैं और फिर उसको अल्टीमेटली ऐसे किसी चीज में, सब्सटेंस में अमीनो एसिड में बदल देंगे फिक्सेशन करके, कि जो प्लांट ले सके. और फिर ये तूर दाल होती है या कोई भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं कि नहीं, पल्सेस. तो लेग्यूमिनस प्लांट्स को नाइट्रोजन और उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो क्या अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है. तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है, ये N2 को N2O में बदल देते हैं और फिर N2O से इनमें अमीनो एसिड बन जाता है NH2CONH2. और इनकी लंबी चेन, ये अमीनो एसिड है, 100 अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं. वो प्रोटीन दाल में पाई जाती है. तो ये क्या चीज है? अमीनो एसिड. और अमीनो एसिड से क्या बन जाएगा? जैसे मोतियों से मिलकर माला बनती है, तो इस अमीनो एसिड से मिलकर क्या बन जाएगा? दैट इज प्रोटीन. 100 ऑफ अमीनो एसिड मिलके. तो इसको, ये जो है, इसमें जो रूट नोड्यूल्स हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के, इसमें रूट नोड्यूल्स हैं, तो इनको लिखो रूट नोड्यूल्स. और रूट नोड्यूल्स में पाई जाते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया. नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन को फिक्स करना बहुत मुश्किल है. इनके बीच में 891 किलो जूल पर मोल, एक मोल को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए. ट्रिपल बॉन्ड कौन तोड़ पाएगा? कुछ खास लोग इसे तोड़ पाते हैं, उनमें ये है. अगर ये इतना ज्यादा स्थायी है तभी तो हमारे वातावरण में 79% है. कोई तोड़ ही नहीं पा रहा इसको. जितना बन गया बन ही गया, कोई तोड़ ही नहीं पा रहा. तो 891 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी चाहिए. कौन तोड़े? यही लोग तोड़ पाते हैं. कौन तोड़ पाते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया. दो तरीके से हैं. एक होता है कि जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं वो भी बैक्टीरिया, लेकिन अगर एक बार प्रोटीन बन गया तो लौटाना भी तो है, तो वो भी बैक्टीरिया. देयर आर टू टाइप्स. एक नाइट्रोजन रिलीजिंग बैक्टीरिया और एक नाइट्रोजन फिक्सेशन है. दोनों के नाम बता दे रहे हैं, कभी MCQ में आए. तो एक नाइट्रोसोमोनास, तो इसी में आ गया. तो अब अलग अलग देख लो. अब जैसे प्रोटीन बन गया, अब वातावरण में प्रोटीन N2 भी तो लौटाना है कि सिर्फ लेते ही जाओगे. तो हमको लेने वाले अलग हैं और उन्हीं ऑर्गेनिक सब्सटेंस में N2 हैंडओवर भी तो कोई कर सके. तो कुछ N2O जो बिजली चमकती वो तोड़ देती है. तो हर सेकंड पूरे विश्व में 900 बिजली चमकती है और हर बिजली चमकने से 20 कूलम एनर्जी रिलीज होती है. उससे भी ये तोड़े जाते हैं और कुछ इससे तोड़े जाते हैं. तो हम उनके नाम बता दे रहे हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और प्रोटीन बनवाते हैं, लेकिन प्रोटीन को लौटाना भी तो है. तो एक नाइट्रोजन रिलीजिंग भी तो होगा ना. धीरे धीरे इसने यहाँ बना दिया. अमीनो एसिड से N2 कौन निकाले? लौटाओगे नहीं जो लिया है. तो हम दोनों के नाम बता दें तो वो चीज पूछी जाती है. नेम ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया. दोनों बता दे रहे हैं, राइजोबियम और नाइट्रोसोमोनास. वो तो है ही है, फिर भी मैं देखो, राइजोबियम और साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया का आना बीना और साइनोबैक्टीरिया का 9th में चित्र देखा था, डाइवर्सिटी इन एनिमल्स. तो ठीक है, तो ऐसे फिगर बना था कि नहीं उसका, मोती की माला जैसा, आना बीना और साइनोबैक्टीरिया. तो चलो दो हैं, लिखो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया. इनका काम क्या है बताओ? N2 से N2O बनाना. फिर उसके बाद ये वातावरण, वो अपने आप ही जो है नाइट्रस एसिड HNO2 में खूब आराम से HNO3 बन जाएगा. पानी में घुल मिल जाएंगे, वहाँ से अमीनो एसिड बन जाएंगे. ये घुल जाता है पानी में, वाटर सॉल्युबल. ये नहीं घुलेगा. नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी कम है पानी में, इसीलिए तो स्कूबा डाइवर नाइट्रोजन लेके जाते हैं, जिससे पानी से बाहर निकले तो नाइट्रोजन बाहर निकल जाए.
अब देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया में तुम्हें क्या बताया, राइजोबियम, देखो राइजोबियम, और दूसरा क्या है, एक लिख देना साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। अब नाइट्रोजन रिलीजिंग बैक्टीरिया, इसमें लिख देना ये क्या करते हैं, N2 से N2O बनाते हैं, ये काम यही करेंगे, फिर बाकी बन जाएगा अपने आप, यही मेहनत का काम है थोड़ा। और नाइट्रोजन रिलीजिंग बैक्टीरिया, इनके भी नाम देख लो, जो रिलीज करते हैं वातावरण में। नेम ऑफ नाइट्रोजन रिलीजिंग बैक्टीरिया, ठीक है। नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स, those bacteria which releases nitrogen gas in atmosphere. इसको कहते हैं, ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, वो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, ठीक है। सो दो अलग अलग नाम हो गए। और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में इन्होंने लिखा नहीं है कोई नाम, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अभी बता रहे हैं, अगर कोई बता देगा तो बता देगा। एजोबैक्टर भी इसमें, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का नाम नहीं दे रहा कुछ, बस सम बैक्टीरिया डीनाइट्रीफाइज, ठीक है। देख लो, इसको N2 में भी बदल सकता है, NH3 में भी बदल सकता है, एक और नाम लिख दो। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन है, और जो नाइट्रोजन रिलीजिंग बैक्टीरिया उसको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, एक बार नेट में देख लेना, तुमको मिल जाए तो हमको बता देना। तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये अभी नहीं बता रहा है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये काम क्या करता है बताओ, ये अमीनो एसिड, प्रोटीन से अमीनो एसिड टूटना बहुत आसान है, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है, अमीनो एसिड से N2 बना देगा। अमीनो एसिड तो समझ गए ना। सो ये किसी भी चीज से NH3 से N2 बना देगा, N2O से N2 बना देगा, ये काम करता है। बाकी ये कौन है, इसके तीन नाम राइजो, एक एजोबैक्टर लिख दो, ये भी बहुत फेमस है, एजोबैक्टर, राइजोबियम और साइनम। आगे का देखें, वल्चर्स आर आल्सो डिकम्पोजर्स, जो कि क्या करते हैं, दे ईट डेड एनिमल्स, ये चीज है। जो डिकम्पोजर्स हैं वो सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं, हमारे वातावरण के सफाई कर्मचारी हैं। दे क्लीन अवर एटमॉस्फेयर एंड मेक इट वर्दी फॉर अस टू लिव। तो ये क्लीन करते रहते हैं, और नहीं तो यहाँ पर लोगों की जो भी कार्कसेस, पुराने जो मरे हुए लोगों की यहाँ पर ढेर लग जाए, हम उनके बीच रह रहे, उनको किसने हटाया, बैक्टीरिया नहीं तो हटाया। सो इट इज डिकम्पोजर्स ओनली। जो जंगल में ढेर लग जाए, पुराने शेर, हिरन, इन सब के सड़ते जाएं, तो उनको कौन हटाता है, डिकम्पोजर्स होंगे ही नहीं तो वो सड़ेंगे कैसे। डिकम्पोजर्स होंगे नहीं तो बस इनके ढेर लग जाएंगे, सड़ेंगे भी नहीं। और धीरे धीरे फिर एटमॉस्फेयर में जो वायु केमिकल साइकिल ही नहीं बन पाएगा, डिसबैलेंस होगा, ये लगातार परिवर्तनशील एटमॉस्फेयर होगा। नाउ इट इज डिकम्पोजर्स ये काम करते हैं, फूड चेन देखो, तो फूड चेन, ठीक है, फूड एनर्जी ट्रांसफर्स फ्रॉम वन एनिमल या वन ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म, एनिमल प्लांट से भी होती है। सो थ्रू ए फूड चेन those animals या those organism which eat something are eaten by someone, जो खुद कुछ खाते हैं वे भी किसी के द्वारा खा लिए जाते हैं। In this way the food energy get transferred from one level to another level. So that is food energy is transferred from one organism to other organism
ठीक है, थ्रू फूड चेन, थ्रू फूड चेन, ये चीज होती है। अब आगे देखो, ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर थ्रू फूड चेन, दोज ऑर्गेनिज्म which eat, those organism which eat some organism are eaten by some other organism. Those organisms which are predator for some prey are prey from some other predator. जो खुद शिकारी हैं किसी शिकार के लिए, वे खुद शिकार बन जाते हैं किसी शिकारी के लिए। Those organisms, भाई शायरी है देख लो, पाषाण पर्वत शिला मार्ग मूरत लता बेल तरुवर विटप रूप पाए, जिए फिर मरे अति कसे पशु जगत में, निष्प्रयास प्रभु पग पग बढ़ा। कहां से चलते आए आप देख लीजिए। आप ये देखिए, जो सॉइल, फिर से समझो, सॉइल अपना बेस्ट न्यूट्रिएंट्स देती है, मर्जी हो तो रख ले, लेकिन किसको देती है बताओ? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो हटा दिया गया उसकी बात कर रहा हूँ, एक चैप्टर, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। सॉइल अपना बेस्ट न्यूट्रिएंट्स किसको देती है? प्लांट्स को। अपग्रेड हो गई, देखो नॉन लिविंग से लिविंग में पहुंच गई। प्लांट्स अपना बेस्ट न्यूट्रिएंट सेब एनिमल को देता है, बकरी अपना बेस्ट दे देती है शेर को, लो मुझे अपग्रेड करो। इस तरीके से ये पूरा जो ये है, हम हर व्यक्ति, हर चूहा बिल्ली को खुद को सौंप देता है। तो जो लोग खुद अपना नहीं कर सकते उत्थान, उनको प्रभु निष्प्रयास बढ़ा रहा है कि नहीं? जो इस तरीके से जो समष्टि में यज्ञ है वही व्यष्टि में सेवा है। पूरे ब्रह्मांड में यज्ञ हो रहा है, सब अपने अपने को आहूत कर रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं और इस तरीके से अपग्रेड हो रहे हैं। लेकिन हमें किसी को खुद को नहीं देना है। वो चीज वहां से होते होते हम मनुष्य पहुंचे। अगर तुम 9 मंथ का जो डेवलपिंग पीरियड है ना, एम्ब्रियो, तुम देखोगे तो साइंटिस्ट कहते हैं हम उन सभी फॉर्म से गुजरे हैं, चाहे छिपकली हो चाहे चूहा, डेली बदलते। अवर एम्ब्रियोनिक स्टेज इटसेल्फ इज, जो हम कहते हैं कि 80 लाख योनियों से आए, वो 80 लाख योनियां वहां हैं एम्ब्रियोनिक स्टेट में। और फिर अल्टीमेटली हमको, जैसे तुम्हें रिकैप नहीं कराया जाता है 10th में आओ तो 9th में क्या देखा था, तो थोड़ा झलक बता दी जाती है, वैसे उन झलकों से गुजारा जाता है जब हम अपनी माँ के पेट में होते हैं। और अब हमें सेवा करनी होती है, तो सेवा हमारे ऊपर छोड़ दी है भगवान ने कि तुम जैसे तुमने शुरू में, हमने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया, तुमको आहूत करा के यज्ञशाला में, अब तुम्हारी मर्जी, तुम स्वेच्छा से, हाँ अभिषेक तुम्हें क्या चाहिए, लो मेरा कुल्फी खा लो, ऐसे सेवा करो, लो कुल्फी अच्छा खत्म हो गई और पैसा है एक और खाओ, ये सेवा होती है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। बात समझ आई कि नहीं? क्यों रामलला का कभी दुग्धाभिषेक हो रहा है, सब कुछ अभिषेक हो रहा है, कभी फलाभिषेक हो रहा है, अभिषेक आ जाना है। अब देखो, those organisms which are predator of some prey are prey for some predators, which are predators for some prey are prey का मतलब है शिकार, for other predators। ये बात है कि नहीं? When we link these all, that is who eats whom, when we link these all in a single chain, it forms food chain. When we link those organisms on basis of who eats whom, कौन किसको खाता है, forms फूड चेन। जैसे कि ग्रास, फिर इससे डियर और फिर लॉइन। अब देखो, व्हाट डज इट मीन बाय फूड वेब? फूड वेब क्या होता है? वन ईट मैनी ऑर्गेनिज्म एंड इज सेल्फ ईटन बाय मैनी अदर ऑर्गेनिज्म। अगर मान लो ये कहें सौम्या कि हमें तो पालक ही खानी है, तो इनका गुजारा नहीं चल पाएगा।
इनको सेब भी खाना पड़ेगा, गोभी भी खानी पड़ेगी, क्योंकि कैसे गुजारा चल पाएगा। और कहीं कुछ ना मिले तो चाइनीज की तरह सांप भी खा जाना पड़ेगा। तो हम ये कह रहे हैं होता ही है, मतलब मैं बता रहा हूँ कि गुजारा, उनके यहाँ खाना नहीं था, जब 30 लाख लोग मर गए, माओ की सरकार उसने सारे गौरैया ही मरवा दिए, है ना, तो स्पैरो मरवा दिए, तो फिर इंसेक्ट ने सारी फसल खा ली। वहाँ के लोग देख रहे ये मर रहा वो मर रहा, उन्होंने कहा जमीन खोदो, जो चूहा मिले खा जाओ, अगर जिंदा रहना है, जहाँ जहाँ जो जीव जंतु मिले खा जाओ। ये माओ की गलती से हुआ, लेकिन फिर लोगों को आदत पड़ गई। तो अब समझ में आए कि नहीं, 1950 की बात है। तो उस तरीके से वन ईट्स मैनी ऑर्गेनिज्म एंड इज ईटन बाय मैनी ऑर्गेनिज्म, सो फूड चेन इज नॉट सिंपल, इट मेक्स ए वेब लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड फूड वेब। शेर सिर्फ अगर हिरन के चक्कर में रहे तो नहीं जी सकता, उसको 2-4 और भी खाने पड़ेंगे, हिरन नहीं रहे तो क्या खाएगा। तो वन ऑर्गेनिज्म, each organism in food chain eats many organism, बात नहीं करो, and eaten by many organism. This makes various food chain, ठीक है, इंटरवोवन, वो आपस में एक दूसरे में उलझी हुई हो जाती है, एंड मेक्स ए वेब लाइक स्ट्रक्चर, इंटरवोवन नहीं हो जाएंगे। सो दिस मेक्स वेरियस फूड चेन इंटरवोवन एंड वेब लाइक, ये वेब लाइक बन जाती हैं, कॉल्ड फूड वेब। देख लो, ये आहार श्रृंखला है, ये आहार जाल है, आहार श्रृंखला, और ये क्या है बोलो, आहार जाल। जैसे कि एक मेढक को सिर्फ सांप से ही नहीं बचना है, कोई और भी उसकी ताक में बैठा हुआ है, और एक सांप को सिर्फ मोर से नहीं बचना है, गरुड़ भी उसको खा सकता है। एक मोर को डीएससी वाले से बचाओ, मोर को डीएससी वाले से बचाओ। आज जो छोला खिला रहा है कल उसे खा जाएगा। एक दिन पहले मोर को वो बड़े प्यार से छोला खिला रहा था, हमने कहा मोर कहाँ गया, बोला गया बटलोई में पड़ा है, खाना खा। हमने कहा तुमने ऐसे कैसे खा लिया, वो राष्ट्रीय पक्षी, बोला झंडा लगाओ। वो भगवान पे झंडा लगाने लग गया। अब देखो, जैसे कि प्लांट है, तो प्लांट को चूहा भी खा सकता है, ठीक है, लेकिन इस माइस को स्नेक भी खा लेगा। चूहा प्लांट खाता है, और इस माइस को दाने, मेरा कहने का मतलब है वो अनाज खूब खाता है, फेस्ट होते हैं ना, सब दाने नहीं खा जाएंगे। गेहूं खिलाओ, खूब खाता है चूहा। अब देखो, माइस को क्या है, ईगल भी खा लेगा, लेकिन स्नेक को भी ईगल खा लेगा। इस तरीके से जो प्लांट है उसको रैबिट खाएगा, लेकिन इस रैबिट को स्नेक भी खा लेगा, ईगल भी खा लेगा। तो क्या ये वेब नहीं बन रही? एक टिड्डा, ग्रास हॉपर, जैसे वहां बना हुआ 2nd नंबर पे हरा टिड्डा, धानी रंग का, तो ग्रास हॉपर को कौन खा सकती है? एक बर्ड खा सकती है, सीड ईटिंग बर्ड। बर्ड को क्या कौन खाएगा? स्नेक खा लेगा। इसी तरीके से, और इस बर्ड को ये भी खा लेगा। तो तुमको वेब लग रहा है? सब एक दूसरे में अलग अलग, एक ये लिंक है, एक दूसरी, ये फूड चेन अलग है, ये फूड चेन अलग है, और यहाँ से होती है एक और, 4 फूड चेन है, सब इंटरलिंक हो गई कि नहीं? इस तरीके से। और अगर हम यहाँ एक और भी बना सकते हैं, मैंने कहा फ्रॉग ने टिड्डे को खाया, इसने इसको खाया, इसके द्वारा खा लिया। सो दिस इज लाइक दिस। ये फूड वेब है। नाउ ट्रॉफिक लेवल। Various steps in food chain at which the food energy is transferred. तो various steps at food chain
various steps of food chain at which food energy is transferred. ऐसा नहीं है कि वो बहुत मांसाहारी है, तुम सोचो कि ये तो कितना क्रूड है, इसको खा ले, ऐसा नहीं है. जो हायर लेवल पर है वो ज्यादा इवॉल्व है. वो इवन इंसान के लिए इतना स्वामी भक्त है, चाहे हाथी हो या कुत्ता हो या घोड़ा हो, इन सबको आगे रखा जाता है. ये अपनी जान देकर भी अपने राजा की सुरक्षा करते हैं. तो ये चूहा नहीं रख सकते हो कि तुम बहुत चूहे को रख दो, भाग जाएगा. तो लोअर लेवल पर जो यज्ञ में अपनी आहुति दे देकर ऊंचा पहुंचा है वो इवॉल्व भी है. उसका मेंटल कॉन्शियसनेस, उसका लॉजिकल कॉन्शियसनेस, उसका ट्रांस कॉन्शियसनेस, उसका डिवाइन कॉन्शियसनेस और ज्यादा इवॉल्व होता चला. मानसिक चेतना, बौद्धिक चेतना, इसके अलावा प्रज्ञान चेतना, भगवती चेतना बढ़ता ही चला जा रहा है और सबका दुग्धाभिषेक हो रहा है. अब यहां तक बात समझ आ गई. तो इसका मतलब है वेरियस स्टेप्स ऑफ फूड चेन एट विच फूड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल. तो अब जरा देखो, तो इसमें हम लोग सोचते हैं वीडियो में अरे वो ये खा रहा है, खा नहीं रहा है, जो खा रहा है फिर वो और इवॉल्व हो रहा है. देखिए इसमें ट्रॉपिक लेवल में बायोमास से तुम क्या समझते हो? रोमिन, ट्रॉपिक लेवल का बायोमास ये देखो. ट्रॉपिक लेवल में सबसे निचला ट्रॉपिक लेवल क्या है? ये देखो. तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है. इट इज पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर. फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, इसका मतलब है अगर यहां पर 1000 टन पेड़ पौधे हैं, समझ लो, तो यहां पर 100 टन होंगे, क्योंकि जो एनर्जी ट्रांसफर है. देखो ये प्लांट्स है, यहाँ क्या है? प्लांट्स. और प्लांट्स को किसने खाया? तो ये चूहे ने खा लिया. तो यहाँ ये 100 टन चूहे पाए जाए. तो ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल है क्या? ट्रॉपिक लेवल. तो ये चीज क्या हो गई? हर्बीवोर हो गया. और फिर इसके ऊपर ये 10% लाओ, फिर ये कितना पाया जाएगा? 10 टन. तो ये स्नेक हो गया. तो ये 10 टन. ये कौन सा है? थर्ड ट्रॉपिक लेवल. और इस स्नेक को कौन खा जाएगा? ये हॉक खा जाएगा. तो ये इसको पकड़ के ले जाएगा. तो हॉक क्या है? वो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है. इसका मतलब है कि 10 टन फिर 1 टन हुआ. इतनी बात है, अगर तुम 100 ग्राम का सेब खा रहे हो तो तुम में 10 ग्राम ये खून बढ़ेगा. ये हम कह दें बांट दें 1000 टन सेब सब पूरे शहर को, तो जो शहर के लोगों का वो होगा वजन, वो समझो 100 टन बांटा है तो 10 टन वहाँ के लोग बढ़ जाएंगे. बाकी एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी. लाइफ प्रोसेसेस में भी तुम्हारी 90% एनर्जी चली जाती है, 10% की ग्रोथ में इस्तेमाल होती है. बाकी के तो सोडियम पोटेशियम पंप है सेल के बाहर. सेल के अंदर सोडियम, सेल के बाद पोटेशियम, उसको ही मेंटेन करने में सारी एनर्जी चली जाती है. तो अब हमने देख लिया कि जिस जिस स्टेप पर फूड एनर्जी ट्रांसफर होती है उसको क्या कहते हैं? ट्रॉपिक लेवल. ट्रॉपिक का मतलब ये होता है एनर्जी, फूड से मतलब है. तो फूड के लेवल, ये ग्रीक लेटर है, तो इससे पता चलता है. ठीक है. दिया था कि ये इकोसिस्टम बनता है प्लांट में, प्लांट में मतलब ट्री में बनाना है. अच्छा. इकोसिस्टम ट्री में ना अभी तो. प्रोड्यूसर लेवल पे क्या रहेगा? इंसेक्ट बर्ड. अच्छा. अब देखो इसमें जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है उसमें कौन आएगा? जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये तो कंज्यूमर है. क्या एकलव्य तुम बताओगे प्राइमरी कंज्यूमर कौन सा ट्रॉपिक लेवल का है? सेकंड. प्राइमरी जो कंज्यूमर है वो कौन है? हर्बीवोर है कि स्मॉल कार्निवोर? तो यानी जो सेकंड वाला है यही प्राइमरी कंज्यूमर है, जो प्लांट को कंज्यूमर. तो ये प्रोड्यूसर है. ये कौन है बताइए? प्रोड्यूसर. और ये कौन है? ये प्रोड्यूसर तो डायरेक्टर. अच्छा. प्राइमरी
सो इज प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब क्या समझा, हर्बीवोर, ये तो बताया था। और ये क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर, थर्ड में आएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये टर्शियरी कंज्यूमर। इतनी बात समझ आ गई। तो कभी कभी ट्रॉपिक लेवल 5 लेवल तक भी जाता है। जैसे 5 लेवल में हम कह सकते हैं कि ग्रेन्स, फिर रैट, फिर उसके बाद रैट को किसने खाया, स्नेक को खाया पिकॉक, और बीच में कोई डाल दो, ग्रास होपर डाल दो। तो जैसे आप ये देख लीजिए, अब देखो कि ऐसे देखो, ग्रेन को किसने खाया, ग्रेन को खाया ग्रास होपर। अभी यहाँ बनाया था कि नहीं, तो ये 5 की बन गई चेन। तो ग्रास होपर, और ग्रास होपर को किसने खाया, फ्रॉग को स्नेक, और स्नेक को किसने खाया, इतनी बात समझ में आ गई। सो हाउएवर ये जो 5 पे इतनी लेस एनर्जी बचती है कि अगर हम कहें कि 5th लेवल तक ले जाएंगे तो वहाँ इतनी एनर्जी नहीं बचेगी। कोई अब शेर को खाने वाला कोई आ जाए तो जंगल में, पूरे जंगल में तो एक ही शेर है, तो पूरे विश्व में विचरण करे कि कहाँ कहाँ शेर है, ये तो विलुप्त हो गया मारू। तो इतने शेर हैं, वो अपनी एनर्जी, इतने शेर हैं कि वो रोज एक शेर खाए। दुनिया में इतने शेर हैं क्या, तो उतने उनकी संख्या भी वैसे कम होती जाएगी, उनका बायोमास, फिर उसको ढूंढने में इतनी एनर्जी उसकी लग जाएगी कि वो मर ही जाएगा। तो सर्च भी तो है। सो मैनी ऑफ द सिस्टम कैन नॉट सस्टेन, सो लेस एनर्जी इज लेफ्ट एट 4th ट्रॉपिक लेवल दैट नो 5th ट्रॉपिक लेवल कैन सस्टेन ऑन इट। वो उस पर अपने को पोषण नहीं कर सकता। हेंस मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिक लेवल गोज अप टू 4th लेवल। अब जरा देखो कि आगे की बात। So as we go up in tropic level, so there is ऐसा भी तो ऐसा हो सकता है कि जैसे जो वो होते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स, वो भी 4 वाली फूड चेन में आ जाएंगे। वो तो हर एक की फूड चेन पे है, जो फूड चेन है। अब जैसे यहाँ पर टॉप कार्निवोर कहीं इस पे आ जाएगा, हो सकता है अगर यहीं से इसको खाया हिरन ने और इसको खाया लायन ने, तो वो ये 3rd में आ जाएगा। चेन के ऊपर है, ऐसा नहीं कि तुम हर एक को वहीं रखो 4th में। और किसी में 5 ट्रॉपिक लेवल बन जाएंगे, तो तुमको चेन वाइज देखना पड़ेगा, वो ट्रॉपिक लेवल हर एक चेन पे। सिंपल सी डेफिनेशन है कि द वेरियस लेवल्स एट विच फूड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। तो अब यहाँ पर है, तो देखो, देखने में लगता है कि ये सभी अनाज को खा रहे हैं, तो क्या हर्बीवोर नहीं हुए? देखो ये 3 तो हर्बीवोर हो गए, तो इसलिए इस केस में ये हो गए, ये 1st ट्रॉपिक लेवल, ये 2nd ट्रॉपिक लेवल, और ये ईगल यहाँ 3rd ट्रॉपिक लेवल में आ रहा है। लेकिन यही ईगल जब इस चेन से जाओगे तो 5th ट्रॉपिक लेवल, और दूसरी चेन से जाओ, इस वाली चेन से 3rd में, और प्लांट को बर्ड ने खा लिया, और बर्ड को स्नेक से, तो इससे जाओगे तो 4th में, और यही 5वें में भी आ रहा है। यही ईगल 3rd में भी है। अगर इस ईगल ने बर्ड को खाया तो 3rd में आया, और इसी ईगल ने स्नेक को खाया तो 5th में आया। इसी ईगल ने, ये रोज अपना रोल बदलता है। यही ईगल, ये कभी कभी माइस को भी खाकर यही ईगल अपना रोल बदल कर 3rd में आ जाता, और यही ईगल कभी विष्णु का वाहन बन जाता। समझ में आया कि नहीं? तो हम आगे बढ़ते हैं। दैट इज, अब एक असली बात आती है 10% लॉ। और ये जो है एयरफोर्स का जो एम्ब्लेम है, उसका भी यही प्रतीक चिन्ह है। ओके, नाउ फूड चेन इन ए कम्युनिटी इज द स्टेप वाइज फूड ट्रांसफर। तो ये स्टेप वाइज फूड ट्रांसफर इन ए कम्युनिटी को जो शो करे, उसको फूड चेन कहा जाता है। अब देखिए, नाउ इसका क्या मतलब हुआ कि फ्लो ऑफ मटेरियल इज इन इकोसिस्टम इज साइक्लिक।
but flow of energy is unidirectional. Elaborate in your own way. क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि देखो फ्लो ऑफ मटेरियल इन इकोसिस्टम इज साइक्लिक, बट फ्लो ऑफ एनर्जी Unidirectional. इज यूनिडायरेक्शनल. देखो इसका मतलब बताते हैं. सबसे पहले सन से सारे अर्थ में या कहीं पर भी ये प्रोड्यूसर्स इसी से एनर्जी लेते हैं. ठीक है, जितनी भी आपको मालूम है कि ये सन है, सर कितनी एनर्जी देता अभी है? बता रहे हैं सन से कितनी एनर्जी. सन प्रति सेकंड 6000 किलो कम हो रहा है. और तुमको मालूम है कि कम हो रहा है, इसका मतलब एनिहिलेट हो रहा है, नष्ट हो रहा है. और इसके E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, आइंस्टीन के नियमानुसार. तुमको ये बात मालूम है 10 ग्राम यूरेनियम या कोई भी पदार्थ, अगर ये इस पेन में क्या कैपेसिटी है, ये राजस्थान के 8 शहर तबाह कर सकता है. इसमें इस 10 ग्राम में इतनी एनर्जी, अगर ये पूरी तरीके से नष्ट हो जाए. वो 10 ग्राम ही यूरेनियम था जिसने हिरोशिमा और नागासाकी को 1945 में तबाह कर दिया था. ये जज्ब भी देखा है वक्त की नजरों ने कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई. आज भी वहां लूले लंगड़े बच्चे पैदा हो रहे हैं. लम्हों ने खता की थी, अमेरिका ने सिर्फ ऐसा कर दिया था. पहली बार एटम बम बना था, अगले दिन उसने फिर वो कर दिया था सरेंडर. नहीं तो जापानी बहुत क्रूर होते हैं, गन्ने की चक्की में पीसते थे वहां के लोग, उधर से निकलते थे पतले ऐसे होते. तो अब ये इज इक्वल टू, अब आप समझो 10 ग्राम के पेन में कितनी शक्ति, यहाँ 6000 किलो सन पर सेकंड कम हो रहा है. कितनी एनर्जी निकाल रहा हूं. लेकिन फिर भी सुनो, जितनी एनर्जी निकाल रहा है अर्थ को, ये अर्थ बहुत छोटी है, 0.02% ही ले पा रहे हैं. और उस 0.02% में से प्लांट पे कितनी गिर रही, उस 0.02%, 1%. और उस 1% का, अब जितना प्लांट पे गिरा उसका 2% फोटोसिंथेसिस में यूज हो रहा है. ठीक है, समझ आ गई. अर्थ ने कितनी ली, 0.02%. उसमें से प्लांट पे 1% ही गिर रही है. 1% में वो 98% रिटर्न कर देता है, यानी उसमें से ट्रांसमिट कर देगा, कुछ कर देगा. 2% वो अंदर ले लेगा अपने प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के लिए. उस 2% से हो रहा है. इतनी तो बात समझ आ गई. लेकिन हमें इन सबसे लेना देना नहीं, सन से एनर्जी लेते हैं प्लांट्स. बोल सही है. अभी इसी को समझेंगे. देखो प्लांट्स ने एनर्जी ली. अब प्लांट्स ने क्या किया, क्या इसने हर्बीवोर को दे दी. अच्छा, हर्बीवोर ने किसको दे दी, कार्निवोर. और कार्निवोर ने किसको दे दी, टॉप कार्निवोर. अब जरा देखो, नीचे बैठे हुए डिकम्पोजर्स ये इसी ताक में है कि प्लांट सड़े तो प्लांट खा लें. ये इसी ताक में है कि कोई हर्बीवोर हिरन सड़े तो उसको खा लें. वे इसी ताक में है कि कोई स्मॉल कार्निवोर सड़े तो उसको खा लें. ये चारों से एनर्जी लेते हैं क्योंकि डिकम्पोजर है. और अल्टीमेटली दिस इज, ये सब क्या हम लोगों की बॉडी से कुछ थर्मल एनर्जी या इंफ्रारेड रेज रेडिएट हो रही हैं. ये प्रगति मैदान में चले जाओ तो वो बिल्कुल अंधेरे कमरे का भी फोटो सबका वैसा ही दे देगा. बिग बॉस में यही होता है, स्विच ऑफ कर दिया तो तब भी लाइट है. वो इंफ्रारेड कैमरे हमारे भी रखा हुआ, हमने दिखाया था कि कमरा बंद कर दो, अंधेरा कर दो, जब भी वो सबको दिखाएगा कि अभिषेक कहाँ बैठे, मतलब सब दिखा देगा. तो ये बात है कि नहीं. तो क्या हम लोगों की बॉडी से हीट निकल रही है, वो इंफ्रारेड रेडिएशन है, विजिबल से थोड़ी कम एनर्जी के. तो उस हीट को जो निकल रही है इन सब से, उसे क्या कहेंगे, बोलो. इनसे भी निकल रही है और इनसे भी निकल रही है, तो इन सबको क्या कहेंगे. क्या इन डिकम्पोजर से भी हीट निकल रही है, हाँ, उसको कहते हैं कम्युनिटी हीट. क्या कहते हैं, कम्युनिटी हीट. हम लोग एक कम्युनिटी हैं. कम्युनिटी वो होते हैं जो एक दूसरे से अपने मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं. और इस हीट को क्या कह देंगे, कम्युनिटी. हमने बताया था कि नहीं, जो हमारे चारों तरफ हैं जिनको कुत्ता बिल्ली गाय ये सब कम्युनिटी कहते हैं कि नहीं. द पॉपुलेशन ऑफ दोज ऑर्गेनिजम्स with which we interact. इन एनिमेट को छोड़ दो, बात नहीं करो. इधर देखो, which is called community heat. ठीक है.
अब इस कम्युनिटी हीट के बाद क्या होगा बोलो? सो कम्युनिटी हीट अल्टीमेटली डिसिपेट्स टू यूनिवर्स। ये कहां चली जाती है? उत्सर्जित हो जाती है ब्रह्मांड में, डिसिपेट्स टू यूनिवर्स या रेडिएट्स। हम लोग की बॉडी से जो निकली, क्या हमारी बॉडी से जो निकली तुम उसे फिर से ट्रैप कर पाओगे? फिर धूप में बैठो जाके, सन से ही मिलेगी, सन से आती है एंड अल्टीमेटली हमारी बॉडी से होते हुए ये रेडिएट हो जाती है। सन सिर्फ दे रहा है, वो कुछ ले नहीं रहा। सन भी नहीं ले रहा। अल्टीमेटली देयर आर वेरी कोल्डेस्ट, ऐसे भी प्लेस हैं हमारे यूनिवर्स में, हो सकता है ये -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन के हों, लेकिन हम अभी 269 डिग्री सेल्सियस तक ही पता कर पाए, -269 यानी 4 केल्विन तक हम पता कर पाए। यूनिवर्स इज सो कोल्ड। या तुमको मालूम है कि मून रात को -190 डिग्री सेल्सियस कोल्ड हो जाता है? कहाँ से कोल्डनेस आता है? सन के हटते ही इतना कोल्ड है। तो यूनिवर्स कितना कोल्ड होगा, जबकि ये सोलर सिस्टम में है तब इतना कोल्ड है। जो बहुत फार है सोलर सिस्टम से, गैलेक्सी से, तो वो कितने कोल्ड होंगे? तो अल्टीमेटली जो यूनिवर्स में जा रही है, दैट इज द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। वही यहाँ लागू है, ये कभी भी उल्टा नहीं हो रहा है। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इतनी बात है। तो अब हम यहाँ ऊपर की बात का मतलब समझेंगे क्या लिखा हुआ है ना। लेट अस अंडरस्टैंड कि देखिए in food chain same materials are used again and again. The material passes through producer, consumers and decomposers and reaches to nature. समझ आई? Same materials are used again and again. However, energy enters from sun and releases through producer, consumer and decomposer. It ultimately released to universe. इन दिस वे फिर यूनिवर्स से सन नहीं ले पाएगा, सन को तो अपना बर्न करना पड़ेगा, न्यूक्लियर फिजन होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, उससे फिर ये सब काम। ये सेंटेंस लिखो, 2 सेंटेंस है, तो लिखो कि सारी एनर्जी रिलीज होती है, इस पे यूनिवर्स पे इफेक्ट नहीं पड़ता। यूनिवर्स में यही चीज है कि अल्टीमेटली जो हाई बॉडी है जहाँ सब कुछ होता चला जा रहा है, तो सारा जब तब तक ये काम होता जाएगा कि जब तक यूनिवर्स में एक जैसा टेम्परेचर नहीं हो जाता, ये अल्टीमेटली रिलीज होता चला जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? फिर ब्लैक होल में चला जाएगा, फिर वो पॉइंट से निकला है और फिर वो विस्फोट हुआ है, दैट इज हम लोगों ने देखा था बिग बैंग थ्योरी, अल्टीमेटली फिर वो ब्लैक होल में चला जाएगा। तो यही चीज है ना। अब देखिए इन फूड चेन में क्या होगा? मटेरियल, इस सेंटेंस को लिखो, इसी का यही आंसर होगा, अपने मन से नहीं बनाना। So in food chain, same material, ठीक है, in food chain वही मटेरियल ट्रांसफर होता जा रहा है अगेन एंड अगेन, तभी तो बात कर रहे हो। in food chain same material are used again and again. It passes through, किससे किससे वो कट जाएगा? प्लांट्स, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, जो कि बायोटिक एलिमेंट्स हैं। बायोटिक एलिमेंट्स हैं कि नहीं? एंड ये चीज होता है एंड फाइनली हैंडेड ओवर टू नेचर, क्या वो नेचर को फिर से दे दिया जाएगा। हाउएवर एनर्जी एंटर्स, ठीक है, इन इकोसिस्टम फ्रॉम सन एंड रिलीज्ड टू यूनिवर्स। फाइनली एनर्जी का क्या है? हाउएवर एनर्जी एंटर्स in ecosystem through sun and finally released
to universe in form of community heat. In form of heat. Hence above statement is ये correct. कम्युनिटी वही 90% बचा हुआ है वही जो भी हमारी बॉडी से रेडिएट हो रही है अल्टीमेटली ये रेडिएट हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इतनी बात तो तुमको पता चल गई। सो हर एक व्यक्ति मिनिमम हीट कंडीशन में जाना चाहता है। सब कहाँ जाना चाहते हैं? रिएक्शन क्यों होती है? सोडियम को पानी में डाला वो ऐसी अपनी हीट रिलीज कर देगा, ऐसी स्टेज पे जाना चाहता है जहाँ मिनिमम हीट हो। ऐसा क्यों है? मैं उसको हीट वेल भी कहा जाएगा। इसको क्या कहेंगे? हीट वेल। यहाँ कोई रिएक्शन रुक जाएगी। मान लो जैसे HCl से तुमने H2Cl2 बनाया या H2Cl2 तो कुछ मॉलिक्यूल H2 के भी रहेंगे, कुछ Cl2 के और HCl, लेकिन ऐसे कंपोजिशन पे रुक जाएगी जहां उनमें क्या होगी? मिनिमम हीट। हर व्यक्ति मिनिमम हीट कंडीशन में रहना चाहता है। जैसे देखो जो बच्चा नया पैदा होता है वो हाथ पैर क्यों हिला रहा है? बोलो। उसके अंदर ज्यादा एनर्जी है, वो सोच रहा है जल्दी जल्दी रिलीज करें। जैसे एक नया झिंगुर है क्रिकेट, वो कर रहा है, क्यों? जल्दी जल्दी एनर्जी रिलीज करो, आधे घंटे में मरो। यही तो सोच रहा है। हमारे में क्या होता है कि जो बूढ़ा आदमी है वो कहता है हम तो मिनिमम के पास ही पहुंच गए, तो मरने वाले हैं, वो खुश है। और जो बच्चा है वो हाथ पैर हिला रहा है, उसी को ज्यादा उलझन है जिसमें ज्यादा एनर्जी है और एनर्जी कम बचे। तो अल्टीमेटली ये कौन सी स्टेज है बताओ? मिनिमम स्टेज, मिनिमम हीट की कंडीशन। जो जीरो एनर्जी स्टेट है वो परम शांति की अवस्था है, वही साम्यावस्था, जीरो एनर्जी स्टेट। वहां फिर कुछ हलचल नहीं है। जीरो एनर्जी स्टेट समझ गए? ज्यादा एनर्जी होने पे ज्यादा, तो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स का लॉ कि एवरीथिंग इज टेंडिंग टू, चाहे तुम केमिकल रिएक्शन करके देख लो, जहां सबसे मिनिमम एनर्जी वहीं जाके रिएक्शन रुकेगी। ठीक है? लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है कि वही प्रोडक्ट के कंपोजिशन होंगे H2Cl2 और HCl जहां मिनिमम एनर्जी होगी। तो इसलिए यूनिवर्स इज टेंडिंग टू मिनिमम एनर्जी स्टेट। एवरी ह्यूमन बीइंग इज आल्सो टेंडिंग टू। हम लोग कहाँ जा रहे हैं बताओ? मिनिमम एनर्जी स्टेट में सब व्यक्ति जाना चाहते हैं। दैट इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स। क्यों? क्योंकि हायर हीट इज द अनस्टेबल कंडीशन और यूनिवर्स तो मिनिमम एनर्जी स्टेट में है, वो स्टेबल है। बताओ वो चीज जो पूरे यूनिवर्स में जीरो एनर्जी है, क्या वही शाश्वत नहीं है? जो जीरो एनर्जी है वो इटर्नल है और जो मैक्सिमम एनर्जी है वो एफिमरल है, वो नश्वर है। समझ में आ गई बात? तो अब हमारी बात आ गई कि यहां देखो, अब जैसे ये ज्यादा उछलती है, ये शांत बैठ रही है, इसका मतलब है ये जीरो के पास पहुंच चुकी है। तो जिसको मिला नहीं उसे जोशो खरोश है और जो पा गया है वो चुप है, खामोश है बात कि नहीं? जरा देखें नाउ 10% लॉ, इधर देखिए। अब हम लोग 10% लॉ के बारे में बात करेंगे। Now, only 10% of energy entering in a particular trophic level is available for transfer to next trophic level. वो जैसे तुमने खाया सेब और तुमको कोई खाने आया, बोला तुम तो 10 ही ग्राम बड़ी हो, बाकी 90% का है। बोला हमने उससे लिया था 10 ही ग्राम अवेलेबल है, अब हमें खा लो। ये चीज होती है। तो ओनली 10% एनर्जी, ठीक है, टेकन बाय एनी ट्रॉपिक लेवल इज अवेलेबल टू फॉर ट्रांसफर टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ये बात, ठीक है। सो तो एनर्जी टेकन फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल, ओनली 10% ऑफ दैट इज ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ऐसे लिखो सिंपल लैंग्वेज में, वॉट एवर एनर्जी इज टेकन बाय वन ट्रॉपिक लेवल only 10% of it is transferred to next
ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। लेफ्ट ओवर जो रेस्ट 90% इज यूटिलाइज्ड फॉर लाइफ प्रोसेसेस, टू सस्टेन लाइफ प्रोसेसेस। वो कैसे, तुम्हें खुद को भी बहुत अपने वो करना है ना, बहुत सारी एनर्जी तुम्हें रात को ही खा के सुबह भूख लग जाएगी। क्यों भूख लग जाती है? रात को तो कुछ नहीं कर रहे हो, तो कहाँ गई वो सारी एनर्जी? सोडियम पोटेशियम पंप में। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन 90% रखनी है और बाहर रखनी पोटेशियम की, तो इस पंप में ही सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। दैट इज पोटेशियम कंसंट्रेशन गेटिंग। अब जरा देखो तो रेस्ट 90% इज यूटिलाइज्ड फॉर लाइफ प्रोसेसेस। इस चीज को देखो, रेस्ट, बात नहीं करो, यूटिलाइज्ड फॉर लाइफ प्रोसेसेस। बात समझ में आ गई? अब जरा आगे देखें। नो, देखिए, हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरमेंट? सो humans are the important part of environment. Our activity change the environment around us. We keep on extracting the materials from nature, exploiting it, synthesizing the non-biodegradable substance and not returning it again to atmosphere. Hence, there is a disbalance created in the percentage of various gases or components in the nature. जो उनका जो कंपोनेंट है उनका परसेंटेज डिसबैलेंस नहीं हो जाएगा। हो सकता है तुमने कार्बन एमिशन ज्यादा कर दिया, वो बढ़ता चला जा रहा है और कुछ चीजें घटती चली जा रही हैं। सो जो डिसबैलेंस है, सो इट चेंजेस द टेम्परेचर ऑफ ग्लोब का टेम्परेचर चेंज होगा। सो एंड देयर आर आल्सो प्रॉस एंड कॉन्स, उनके कुछ ना कुछ तो वो होंगे। One of such activity is the depletion of ozone. तो 1980 में जो 200 साइंटिस्ट आर्कटिक रीजन में अपना रिएक्टर स्थापित करने गए थे, तो उनमें से मोस्ट ऑफ द लोगों को कब कॉर्निया बर्न हो गया। तो वो ऐसा इस वजह से हुआ कि जो हमारी अर्थ है उसके जो ऊपर का पोल है वहां पर एक ओजोन होल हो गया और उससे ओजोन विंडो बन गई, वहां ओजोन नहीं है। तो ये सीधा जो रेडिएशंस हैं, ये यूवी रेडिएशंस हैं, तो हमारे सराउंडिंग में वो फिल्टर नहीं हो पाए। और वरना स्ट्रेटोस्फीयर में एक ओजोन की लेयर होती थी। तो स्ट्रेटोस्फीयर कितना ऊंचे है? क्या वो 80 किलोमीटर ऊंचे है? सो एट 80 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो पहला वाला ट्रोपोस्फीयर है और उसके ऊपर क्या है? स्ट्रेटो। ये 0 से 10 है और 10 से 80 कौन सा हुआ बोलो? स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर चले जाओ तो उस मीजोस्फीयर है, दैट इज 350 तक मीजोस्फीयर है और फिर 500 तक आयोनोस्फीयर और फिर बहुत पतली बेल्ट है यानी बहुत रेयरर है, उसको कहते हैं एक्सोस्फीयर। ठीक है, तो अब इतनी बात समझ आ गई। मेरा कहने का मतलब है एक्सोस्फीयर में कौन सी चीज आई बोलो? नहीं, गामा। सन इतना गया गुजरा है कि यूवी पहुंचा है, वहां न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। कौन आएगा बोलो? गामा। दीज आर, उसकी फ्रीक्वेंसी देख लो, 10 टू द पावर, आप ये समझिए 36, इतने हर्ट्ज। और मैं इसकी बात कर रहा हूं, जो लाइट वेव जो हम लेते हैं वो इतने हर्ट्ज की है। वो बोलेंगे ईशान क्यों मर गया? गामा पड़ गई थी उसमें मर गया, बोलते हैं कि नहीं? क्यों मरा? उसके ऊपर क्या है कि एक यूरेनियम पकड़ लिया था, गामा रेडिएशन निकला, चला गया बेचारा। ऐसे बोलते हैं दिल्ली में न्यूज नहीं आई थी अभी नवंबर में कि बोले 7 व्यक्ति गामा रेडिएशन से मारे गए। यूरेनियम से, वो यूरेनियम का कचरा ले आए थे ऑस्ट्रेलिया से उठा के, वो कबाड़ में खेल रहे थे, उनसे गामा रेडिएशन से निकली। अल्फा बीटा तो निकलते ही है, उसी में गामा रेडिएशन से एक ही निकली, मर गए। तो गामा में बहुत ताकत होती है। गामा पहलवान नहीं कहते, वो गामा पहलवान क्यों कहते हैं? इसी गामा रेडिएशन की जिसको कहते हैं। यूरेनियम कहाँ स्टोर किया जाता होगा? यूरेनियम को कितना भी तुम स्टोर कर लो, जहां भी स्टोर किया जाता है, भाभा के साथ BARC हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर,
तो वहाँ बड़े बड़े रिएक्टर और भट्टों में किया जाता है, लेकिन वहाँ 30% लोगों में नपुंसकता की शिकायत है, वो बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे हैं। हमारा भाई भी वही BRC था, चेंबूर में है, तो इस तरीके से खैर उसको तो एक बेबी हो गया है और लोग नहीं कर पा रहे, वहाँ बड़ी प्रॉब्लम है। तो उनको बहुत सहानुभूति दी जाती है, बड़े खेल के मैदान की छोड़ के ना जाए, लेकिन रिएक्टर्स की वजह से उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में असर है और भी दूसरे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो कई जगह जिस तुम आइलैंड में इसको डंप करने जाओगे ना, यूरेनियम का कचरा यानी थोरियम, वहाँ के लोग उसे मना करते हैं, किसी के आइलैंड के आसपास करो, इसे कहाँ फेंका जाए, ये विश्व के लिए एक आज बहुत बड़ी समस्या बन गई है। तो न्यूक्लियर वेस्ट इज द कॉज ऑफ कंसर्न, हाउ टू डंप इट। अगर डीप इन सी वाटर भी नहीं कर सकते हो, डीप इन आइलैंड भी नहीं कर सकते हो, कि उस कंक्रीट से भी गामा आ जाती। अब हम असली बात करते हैं, यहाँ से सन से कौन सी रेडिएशन आई, बोलो? गामा रेडिएशन। सन के सेंटर में क्या हुआ होगा? सन के, ये सन है, सन आप समझ लीजिए कि सन, धरती तो बहुत छोटी है, एक सरसों का दाना, तो सन एक मटका है, इतना फर्क है, मटके में सरसों का दाना। तो इसके अंदर में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बना देते हैं? हीलियम। और इसके अंदर गामा रेडिएशन से, जानते हो वो किस कैडर के हैं? इतने हर्ट्ज के। वो गामा रेडिएशन दूसरे हाइड्रोजन और हीलियम में टकराते हैं, तो उसको वो क्या करते हैं? फिर से हीलियम बना देते हैं, उनमें भी तो एनर्जी है, तो वो टकराते हैं, फिर अंदर जाते हैं, फिर टकराते हैं, इसको कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये जो बाहर है, जिसको तुम देखते हो लाल सूर्य या वैसा, उसको क्रोमोस्फीयर, उसको क्या कहेंगे? क्रोमोस्फीयर। तो ये गामा रेडिएशन अंदर से टकरा के, हाई एनर्जी रेडिएशन है। न्यूक्लियस से जब न्यूक्लियस टकराया तो जो वाइब्रेशंस हुए पार्टिकल के, जब चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करते हैं तो वाइब्रेट करते हैं, उसी को रेडिएशंस कहते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उससे इलेक्ट्रिकल इफेक्ट भी होता है और मैग्नेटिक भी होता है। तो समझ में आ गया? अब ये जो गामा रेडिएशन टकरा कर जब तक क्रोमोस्फीयर में पहुंचते 20,000 साल लग जाते हैं। जरा सोचो, यहाँ बनने और यहाँ निकलने तक में, और लेकिन इनकी ऊर्जा अब इतने से घट के कितनी हो गई, बोलो? इतनी हो गई। तो क्या ये गामा रेडिएशन यहाँ चल गए? हाँ, यही तो पहुंचे। अब बोलो, यहाँ इनके स्वागत के लिए एक्सोस्फीयर से अंदर आए, यहाँ ऑक्सीजन खड़ा है और N2 खड़ा है, लेकिन इन्होंने जब ऑक्सीजन उस पर टक्कर मारी, इसके सारे इलेक्ट्रॉन हटा दिए। भाई ताकतवर है। और जब इससे ये नीचे आए, तो इसके नीचे आने पे तुमको मालूम है गामा होता है, फिर एक्स होता है, फिर यूवी होता है। इसको 10 टू द पावर 36 कहते हैं, इसको 10 टू द पावर 24 कहते हैं, ये 10 टू द पावर 16 है। देख लो हर्ट्ज में, यानी इतना ऑसिलेशन, जितनी एनर्जी तेजी से ऑसिलेट करेगा उतनी एनर्जी। यहां से जब आए तो बोलो O2 और N2, क्या उनके सारे इलेक्ट्रॉन ही निकाल दिए? थोड़े तो निकाल दिए, सारे नहीं निकाले। पूरे निकाल देता तो प्लाज्मा कहलाता, सनिक प्लाज्मा। ऑक्सीजन को बोले तुम न्यूक्लियस में ही रहोगे, मजाल है, एक भी इलेक्ट्रॉन रखो, आखिरी भी निकाल देंगे, तब प्लाज्मा। जिस एटम के सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाए उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा। और जिसके पहली सेल, दूसरी सेल, दो सेल तक बिखेर दिए, तब आयंस। तो ये क्या बना, बोलो? अच्छा, ये जो यूवी आई, वो यहां से कौन है? गामा। इसको फिल्टर करने के बाद कुछ एक्सरे बनी और कुछ बनी यूवी, इसको फिल्टर करनी। भाई तुम्हारी एनर्जी किसी को वो किया, तुमने टक्कर मारी, कुछ एनर्जी तो दे दोगे। जो बची वो कौन सी बची? एक्सरे भी धीरे धीरे यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन निकले, क्या वो फिर से कंबाइन नहीं होंगे? अगर ऊपर का इलेक्ट्रॉन नीचे गिरे, ये पेन ही नीचे गिरा दो, तो पेन के नीचे गिरने से एनर्जी रिलीज होगी। तो ये एनर्जी जब ये फिर से रिकम्बाइन होते हैं, वो कहाँ रिकम्बाइन होते हैं? थर्मोस्फीयर या मीजोस्फीयर। कहाँ? आयोनोस्फीयर के नीचे क्या है? मीजोस्फीयर का दूसरा नाम क्या है? तो थर्मोस्फीयर में वो ऐसा तो नहीं कि निकालते जाओ, कंबाइन भी होंगे, उसके नीचे आगे कंबाइन हो गए, चुपचाप फिर ऊपर चले गए, कंबाइन हो गए। इतनी हीट रेडिएट करते हैं कि ये जो मीजोस्फीयर है ना, इसकी हीट 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। कल्पना चावला के वो जो स्पेसक्राफ्ट की गास्केट यहीं गली थी, बोले थर्मोस्फीयर से निकल गए तो निकल गए, नहीं निकल पाए, मर गए। तो थर्मोस्फीयर समझ में आ गया? जो यहाँ आयोनाइज होते हैं और फिर वो यहाँ पे क्या होते हैं? रिकम्बाइन होते हैं। अब तक इतना होते होते ये जो गामा रेडिएशन था वो एक्सरेज में बदला, एक्सरेज ने भी अपनी एनर्जी रिलीज की, 3 बेल्ट तो पार कर गया, तो स्ट्रेटोस्फीयर तक आते आते अभी ये यूवी में है। अब इसको अगर O2 मिला, O3 नहीं मिला,
क्या मिलना चाहिए? तो जो O2 है, O2 में क्या डबल बॉन्ड होता है, और इस पे अगर यूवी रेडिएशन पड़ा तो क्या वो उसको तोड़ देगा? तो ये देखो O2 ने क्या किया बताओ, इस पर यूवी रेडिएशन है कि नहीं, तो अल्ट्रा वायलेट मतलब वायलेट से भी अल्टीरियर। वायलेट तो ऐसे ही तेज होता है, रेड क्या होता है, कमजोर होता है, वीकर होता है। रेड की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, तो इसकी 10⁻7 है, और रेड वाले की देखोगे तो मतलब उसकी आधी है, ज्यादा नहीं, वो 780 × 10⁻, वो हम आगे बता, थोड़ी कम है, आधी है, वायलेट की आधी। तो अब वायलेट से, रेड से भी गया गुजरा इंफ्रारेड, तो हम लोगों की बॉडी से इंफ्रारेड निकलती है रेड से कम, तभी तो हम लोगों के शरीर से प्रकाश नहीं निकल रहा है, थोड़ी ऊंची हो जाए, इंफीरियर टू रेड, रेड से भी गई गुजरी, अल्टीरियर टू वायलेट, वायलेट से भी सुपीरियर, नाम ही से पढ़ा है, कोई बाहर से थोड़ी ना नाम है, वायलेट से भी तेज, तो अल्टीरियर टू वायलेट, इंफीरियर टू रेड। तो हम लोग इंफ्रारेड निकालते हैं, जो मम्मी रोटी में सेकती है तावे पे तो उससे इंफ्रारेड निकलती है, जो तुम्हारा मोबाइल गर्म हो जाता है तो इंफ्रारेड निकलती है, जो तुम्हारा सीपीयू सिस्टम में उसके पीछे हीट हो जाती है तो इंफ्रारेड निकलती है। तो जितने भी हीट्स हैं और धरती लगातार इंफ्रारेड निकालती रहती है। बात समझ में आ गई? तो इंफ्रारेड तो तुम्हें समझ में आ गया ना। अब यहाँ से आती आती तो इसको 80 किलोमीटर पे किससे सामना हुआ बोलो? O2 से। O2 को इसने तोड़ के रख दिया, तो ये O+O, क्या इनका ऑक्टेट पूरा है? These are nascent ऑक्सीजन, ये नवजात ऑक्सीजन है, नियोनेटल, अभी अभी पैदा हुए हैं, लेकिन ये ज्यादा स्थायी नहीं है क्योंकि इनका ऑक्टेट पूरा नहीं है। भाई तुम इनका बॉन्ड तोड़ दो तो O का क्या रह जाएगा बोलो? आउटर मोस्ट पे कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 6 रहेंगे कि नहीं? ऑक्टेट तो पूरा नहीं हुआ ना, तो यहाँ पे है। तो ऐसी स्थिति में ये 10⁻⁸ सेकेंडरी स्टेबल, ज्यादा नहीं, बहुत कम स्टेबल है। इसको कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, और इसकी स्टेबिलिटी कितनी है? उतनी देर में दूसरे बॉन्ड बनाएंगे। नेसेंट ऑक्सीजन, अगर ये ऑक्सीजन किसी O2 से कंबाइन कर जाए तो O+O2, तो ये क्या होता है? ओजोन। तो इसको टूटना और ये फिर बनना, फिर बनने के बाद ये भी स्थायी नहीं है। अल्टीमेटली जो ओजोन है उसके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 60 डिग्री होता है, और इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से इसमें कंस्ट्रेन पड़ता है, तनाव, ये फिर टूट जाता है, और अगले दिन धूप निकलने में फिर तैयार हो जाता है, फिर मुझे तोड़ो। रात को टूटता है, सुबह बनता है। लेकिन जो हमारे फ्रिज के पीछे फ्रियॉन गैस है, फ्रियॉन जानते हो? इस सी में Cl, F और F, डाइक्लोरो, डाइफ्लोरो, तो दैट इज मीथेन, इधर ही तो लिखोगे, डाइक्लोरो, डाइफ्लोरो, इसको कहते हैं फ्रियॉन। इवन एयरक्राफ्ट के एसी सिस्टम में भी फ्रियॉन को हम लोग यूज करते थे जब एयरफोर्स में थे। तो अब यहाँ पर इसको अगर आपने नोजल तोड़ दिया, या फ्रिज वाले को तुमने बेचा 1000 में, उसने कहा इसकी कूलेंट गैस क्या करना, तोड़ो, रिलीज होने, तो इसका एक मॉलिक्यूल इस ओजोन के 10 लाख मॉलिक्यूल को खराब करता है परमानेंटली, फिर वो आगे काम नहीं कर पाते, वो उनको लॉक कर लेता है। तो इस तरीके से हम लोगों के ये कूलेंट, पहली बात तो एसी सिस्टम बढ़ता चला जा रहा है, और उसकी गैस को हम लोग ऐसे ही एब्रप्टली रिलीज कर दे रहे हैं अनसेंसिबली, सो इट इज अल्टीमेटली डैमेजिंग। और ये क्या कर रहा है? इट क्रिएट्स ए विंडो फॉर यूवी रेडिएशन। विंडो नहीं होनी चाहिए, विंडो से कोई चीज आती है ना, तो हमें जो यूवी रेडिएशन की विंडो बन गई है उसको ओजोन से फिर से काट देना है। इफ वी, अगर हम डिसकंटिन्यू करें तो कुछ टाइम पर वो जितनी हो गई है उतनी पर रुक जाएगी, बढ़ेगी नहीं तो बढ़ते बढ़ते ये इक्वेटर पे आ जाएगी, और इक्वेटर पे ना आई तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे तो हम ही हैं, वहां तो मारे जाएंगे। यहाँ तक भी पहुंच गई, ये बढ़ती चली जा रही है। तो यूनेप हुआ, तो यूनेप का क्या मतलब है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। कब ये लॉन्च हुआ था? बोला अब जहां तक तुमने इस शीतलक का इस्तेमाल किया है 80 में, वहीं तक रोक दो भाई, अब और ना बढ़ाओ, ठीक है? इतना तुम लोग के एसी की आदत पड़ चुकी, इतना रखो, और ना बढ़ाओ। सो वी विल सीज our production of coolant या freon gas up to 1979 level and we will not increase it or promote it. So ये तय हुआ था, लेकिन कौन से देश कितना कर रहे हैं ये तो कोई भी नहीं जानता, ना कोई गवर्निंग अथॉरिटी है। तो इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई कि ओजोन लेयर क्या होती है। इसके बारे में थोड़ी सी चीजें लिख ले 5 मिनट और, ठीक है ना, कि क्या इसके नुकसान है। 6 नुकसान लिखेंगे और साथ में ओजोन क्या करती है, कुछ नोट लिख लें।
अगर ओजोन एक्सेस हो जाए तो ओजोन, देखो ये बहुत बड़ी बात है, कह रही है कि ओजोन लेयर, बहुत बहुत बड़ी बात बोली है कि ओजोन लेयर, क्वेश्चन आया भी वजह बोल रही है कि 80 किलोमीटर हाइट पर तो ये हमारी जीवन दायनी है, लेकिन एट लोअर लेवल इट इज हजार्डियस और लेदर। अगर मान लो ओजोन है, तुमको मालूम है क्रायोस्कोपी क्या होती है या क्रायो सर्जरी, किसी किसी के पीछे की हड्डी या स्पाइनल कॉर्ड की बढ़ जाती है, उसमें ओजोन इंजेक्ट कर लो, वो छोटी हो जाएगी, तो वो हड्डी हड्डी से टकराएगी नहीं, फिर उसके बीच में जो उसका लिक्विड है वो रहेगा। समझ आई बात कि नहीं? तो क्रायो सर्जरी में ओजोन ही डाली जाती है। अदरवाइज इफ इट इज इनहेल्ड देन इट इज लीदर। ओजोन को अगर तुमने सांस में ले लिया सो इट इज एज पॉइजनस एज कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसलिए, लेकिन वहां पर है तो वो हमारी स्क्रीन कर रही है, वहां तो हमको क्या कर रही है, शील्ड नहीं कर रही है। सो एट हायर लेवल इट एक्ट्स एज ए स्क्रीन and protects us from harmful UV radiations. However, at lower level or troposphere, it is poisonous, and if inhaled, it is lethal. अब देखिए कि एक दो चीज देख रहे हैं कि आपको क्या करना है। ओजोन लेयर, देखिए ओजोन लेयर एट स्ट्रेटोस्फीयर shields us from harmful ultraviolet radiation. ठीक है, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फॉलिंग ऑन इट, ठीक है, इमर्जेस आउट। इमर्जेंट रे जानते हो, जब एक तरफ गिरे इंसिडेंट रे, और इमर्जेस आउट एज विजिबल रेज। तो अगर ये ओजोन लेयर है तो यहां गिरी यूवी और निकली क्या, विजुअल। बोलो बात समझ आ गई? सो यूवी रेडिएशंस फॉलिंग ऑन इट, यूवी रेडिएशंस फॉलिंग। एक लगे सेंटेंस पूरा करो। बताओ, वो तुमने कली वाले में ही बना रखा था, यहाँ ऐसे ऐसे, आज भी वही बना रहे सूरज, तुम्हारा ध्यान ही नहीं पढ़ने में, तो ऐसे बना रहे थे, फिर एक ऐसे बनाई, चोटी बना दी, ऐसे पूरे में। वो जो इसको देते हैं ना रोज पेपर, उसमें चित्र बना के देते हैं। क्यों 2 नंबर ज्यादा, 1-2 नंबर आए। अपने पापा का भी नाम खराब कर रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अब अपने जीवन का संघर्ष तुम्हें खुद करना है। मैंने 8 साल सिर्फ 2-2 घंटे रात को सो के बिताया है। डायरेक्टली मैंने 12th के बच्चों से ट्यूशन शुरू किया। खाना हजम नहीं होता था कि अगले दिन पढ़ाना है 12th के बच्चों, तो 2 घंटा ही सोता था। जब भी गार्ड ड्यूटी करता था तो हाथ में किताब होती थी, चलते चलते भी पढ़ता रहता। तो अपना संघर्ष, तुम्हारा संघर्ष ये नहीं कर लेगी इसका। अगर तुम्हें आगे चमकना है तो ये नहीं कि नारंगी रंग से तुम सूरज रंग रहे हो। वो खेल कर रहा है, समझ। 10th बोला 10th तो फिर कर लेंगे, पापा के पास खूब पैसा है, वैसे नहीं होता है। सो दैट इज यूवी रेडिएशंस फॉलिंग ऑन इट, दैट इज। हाँ, सेंटेंस पूरा करो, चलिए आप करिए। ठीक है, इमर्जेस एज विजिबल रेडिएशंस। कितनी बात समझ आ गई? इमर्जेस आउट एज विजिबल रेडिएशन। सो यूवी, ये शील्ड अस, ये हमें शील्ड कर देता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जरा देखिए, एट एन हाइट बिटवीन 15 किलोमीटर टू 16, यहाँ 15 लिखा है, कोई बात नहीं, कई बुक में 10 पे भी लिखा है ट्रोपोस्फीयर। सो एट एन हाइट, तो कहीं कहीं अलग अलग हाइट पर है, बिटवीन 15 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर देयर इज, तो है तो 80 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फीयर, लेकिन ये 60 किलोमीटर पे मौजूद है, ठीक है। देयर इज लेयर ऑफ ओजोन, तो वो ओजोन होती है जो कि क्या करती है, हार्मफुल रेडिएशंस को। देयर ए केमिकल रिएक्शन
इज टेकिंग प्लेस, जो कि ये करते हैं, देखो यूज ऑफ फ्लोरो कार्बन्स damages the ozone layer at enormous rate. At enormous का मतलब है कि larger rate, वो बहुत तेजी से इसको डिप्लीट कर रही है। ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का दूसरा नाम है CFC, या इसे फ्रियॉन गैस भी कहते हैं, विच इज यूज्ड एज कूलेंट इन रेफ्रिजरेटर, Fire. विच इज यूज्ड एज, और कहीं कहीं जो स्प्रे होता है एरोसॉल, इसमें भी है, बहुत सारे नहीं, शादी ब्याह में ऐसे स्प्रे किया जाता है एरोसॉल, किसी भी चीज में जो स्प्रे है उसमें वो जो यही मतलब ये फ्रियॉन गैस ही डाली जाती है। कोई भी तुम जो स्प्रे है, चाहे तुम हीट करो तो उसमें जो निकल रही है उसमें CFC भरी हुई है, उसका एक मॉलिक्यूल ऊपर 10 लाख को तोड़ रहा है, तो क्या मतलब है उन सब चीज का इसका, विच इज यूज्ड एज एरोसॉल, जो एक नॉर्मल एरोसॉल है, ये देख लो ऐसा एरोसॉल जो घरेलू जिसको हम स्प्रे भी कर रहे हैं डिओड्रेंट, वो भी यही काम कर रहा है। Perfume. हाँ, उसमें भी जो गैस भरी है वो फ्रियॉन ही है। सो विच इज यूज्ड एज एरोसॉल रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट के तौर पर, एक कूलेंट के तौर पर होती है, एंड फायर एक्सटिंग्विशर। अब आगे देखो, एंड अग्निशमन के लिए भी इसका इस्तेमाल है, फायर अब इतनी बात है। सो ये क्या करता है, इट क्रिएट्स ए चेन रिएक्शन, ये जिसको खराब करेगा वो अगले 10 को खराब करेगा, फिर वो अगले 10 को खराब करेगा, इस तरीके से रिएक्शन जो इसके मॉलिक्यूल ऐसे 10 लाख पे पहुंच जाए, चेन रिएक्शन। वो कैसे होता है वो अगली क्लास में देखना, लेकिन होती है, सब कुछ तो अभी नहीं सीख सकते ना, लेकिन इतना समझो एक चेन रिएक्शन, जैसे चेन स्मोकर नहीं होता, एक सिगरेट से दूसरी सिगरेट जला के वो बुझने देते, उसने जीवन में एक बार माचिस जलाई है और फिर जिंदगी भर सिगरेट से सिगरेट जलाई, तो चेन स्मोकर। अब देखो, नाउ इट क्रिएट्स ए चेन रिएक्शन एट स्ट्रेटोस्फीयर एंड डिप्लीट द ओजोन लेयर। A chain reaction at and deplete ozone layer। इतनी बात समझ में आ गई? अब क्लास ज्यादा थोड़ा बहुत बचा है कल तक। चाबी देना। थोड़ा समझ में आया अर्पिता? ये आपने तो स्टार्टिंग से पढ़ाई की मैंने, जब भी पढ़ रही हूँ। हाँ, तो ये हमने कई दिन पढ़ा है, लेकिन आज जिस्ट में होता है मतलब एग्जाम में क्या? है तो बहुत कुछ बताने को, लेकिन 10th के लिए का भी बताते हैं, लेकिन फिर ज़्यादा हो जाएगा। जब बाहर निकलता तब ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। हाँ, थैंक यू सर। वेलकम थैंक यू सर। वेलकम बेटा।